बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। क्या बनेगा इस मुल्क का? पहले थोड़ी सियासी हलचल थी, अभी मलिक रियाज साहब के दिल में भी तूफान उठने लग गए हैं और उन्होंने भी तहिया तूफान कर लिया। तो क्या ब्लैकमेलिंग का जवाब जो है वो ब्लैकमेलिंग से आ सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है या नहीं, या खाली सिर्फ धमकियां हैं? इसके ऊपर ज़रा तफसील में बात करते हैं। कुछ और बड़ी खबरें हैं अडयाला से, हाई कोर्ट से, पार्लियामेंट से। चूँकि अभी मैं पार्लियामेंट हाउस से ही वापस आया हूँ तो वहाँ पर भी काफ़ी हैपनिंग्स रही हैं। इमरान खान के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने बड़ा एग्रेसिव किस्म का मूड ऑन कर रखा है। एहतजाज आज मेरा ख्याल तीसरा चौथा दिन था जो एक मखसूस किस्म का एहतजाज जो है ऐवान के अंदर वो हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ऐवान की कार्रवाई जिस तरह से हुकूमत चाह रही है वैसे आगे नहीं बढ़ पा रही, और पीटीआई जो है वो जिस तरह से एहतजाज करना चाहती है उसमें किसी ना किसी हद तक कामयाब दिखाई दे रही है। इसी दौरान कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स भी हैं। पीटीआई के कैंप में से किसी ने स्पीकर से मिलने की कोशिश की लेकिन वो मुलाकात हो नहीं सकी, और जब वो स्पीकर के ऑफिस से बाहर निकले वो साहब, तो सहाफ़ियों ने उनको घेर लिया और पूछा कि जनाब आप यहाँ पे किस लिए? यहाँ तो हुकूमती लोग आए हुए थे मिलने के लिए, तो आप यहाँ पर किस लिए? तो जो उन्होंने जवाब दिए वो बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अभी कुछ देर पहले की लेटेस्ट अपडेट है। आपको मालूम है कि कुछ इजाफी जजेस अपॉइंट किए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज उसका पहला नतीजा सामने आ गया है। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है और अब चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ खुल के सामने आने लग गई हैं। मीनवाइल आज मैंने आपको बैरिस्टर गौहर का एक मुख्तसर सा क्लिप सुनाना था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे से स्लो मोशन में रिकॉर्ड हो गया और मैंने कोशिश की उसको फिक्स करने की, लेकिन मेरे से बन नहीं सका वो क्लिप। लेकिन मैंने बैकअप के लिए अपने दोस्त से कहा कि ज़रा मुझे जो रिकॉर्डिंग उन्होंने की थी वो ज़रा भेज दें ताकि मैं अपने नाजरीन को सुना सकूँ। तो वो आ गया मेरे पास क्लिप। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सुनाए बगैर मैं छोड़ दूँ, आपको सुनाऊँगा। आप देखिएगा कि कितने ज़बरदस्त है बैरिस्टर गौहर। मतलब वो जो उनको समटाइम्स लोग बोलते हैं ना क्यूट वो जिस तरह से जवाब दे रहे थे ना, बहुत इनोसेंट आदमी है वो। एनी हाउ, पहले ज़रा ताज़ा तरीन अपडेट के ऊपर बात कर लेते हैं। आज पार्लियामेंट हाउस में मैं था। कुछ देर पहले ही हुकूमत का एक इजलास हुआ। जो उनकी मुज़ाकराती टीम है ना, जिन्होंने पीटीआई से मुज़ाकरात करने हैं, उनका एक इजलास हुआ और जो पीटीआई की डिमांड्स हैं उसका शेक बाय शेक जायज़ा लिया गया और फ़ैसला ये हुआ कि उनका इजलास जो है वो कल भी होगा, लेकिन पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात के लिए चौथा राउंड है वो 28 जनवरी को होने जा रहा है। उसका मतलब एक तरह से फ़ैसला हो गया कि 28 जनवरी को ये इजलास होगा। ये फ़ैसला हुआ है एक तरफ़ा, यानी हुकूमत ने अपने तौर पे डिसाइड कर लिया है कि हम 28 जनवरी को ये मुज़ाकराती सेशन का चौथा इजलास बुलाएंगे। कुछ देर पहले मेरी उमर अयूब से टेलीफोन पर बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुकूमत की जानिब से आपको इंटीमेट कर दिया गया है? उन्होंने दो चीज़ें बताई हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि अभी तक हमें बाज़ाब्ता नहीं बताया गया, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके बाद बता दें तो अलग बात है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हम चौथे इजलास में उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक जुडिशल कमीशन के ऊपर पेशरफ्त नहीं होगी। यानी अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बना रही और हमको खाली ये फ़ैसला सुनाने के लिए बुला रही है कि आए जनाब बैठें इस इजलास में, तो हम नहीं बैठेंगे। यानी उन्होंने बल्कि बाद में एक ट्वीट भी कर दिया, नो जुडिशल कमीशंस नो नेगोशिएशंस। अगर जुडिशल कमीशन नहीं है तो फिर मुज़ाकरात का चौथा राउंड भी नहीं होगा, और इस हवाले से इमरान खान की क्लियर डायरेक्शन है। दैट मीन्स कि फिर पीटीआई की जानिब से भी साफ जवाब है। ये इस वक्त तक की क्लियर पोजीशन है। मुझे नहीं पता कि चौथा इजलास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जिसका स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि एक पीटीआई के मेंबर स्पीकर से मिलने की कोशिश करते हुए आज पाए गए। तो उनका नाम है शेर अफजल मरवत। आपको पता है पहले वो एक बार ख्वाजा आसिफ से भी मिलने की कोशिश करते हुए ऐसे ही पाए गए। सहाफ़ियों ने फिर उनसे पूछा तो उसके ऊपर पीटीआई के कैंप ने काफ़ी नागवारी का इजहार किया था। और आज जिस वक्त हुकूमत की मुज़ाकराती टीम आपस में इजलास कर रही थी या हुकूमती मेंबर्स स्पीकर के चैम्बर में पहुंचे हुए थे और वो वापस आए, उसी दौरान शेर अफजल मरवत भी वहाँ से आते हुए दिखाई दिए कुछ सहाफ़ियों को, और उन्होंने फिर उनसे सवालात पूछे कि जनाब आप यहाँ पर कैसे? तो शेर अफजल ने कहा क्यों, मैं स्पीकर से मुलाकात नहीं कर सकता, मैं उनसे मुलाकात के लिए आया। तो सहाफ़ियों ने पूछा कि किस लिए भी मुलाकात, किस मकसद के लिए? तो उन्होंने ज़रा नाराज़गी का इजहार किया या थोड़ा सा नागवारी का इजहार किया कि किस किस्म के क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं स्पीकर से मुलाकात नहीं कर सकता। तो कर तो बिल्कुल सकते हैं, लेकिन कुछ पता तो चले कि किस लिए है, या कोई ऐसा एजेंडा है, कोई ऐसा इशू है कि आपको स्पीकर से मुलाकात करनी है, या तो पहले से डिसाइड हो और आप जाएं मुलाकात करके आ जाएं। उन्होंने मुलाकात भी नहीं की, लेकिन ये अटेम्प्ट किस चक्कर में हुई है ये किसी को मालूम नहीं है। और शेर अफजल मरवत जब बता रहे थे तो
वो भी क्लियर नहीं बता पाए कि किस मकसद से उनकी मुलाकाती। बहरहाल वो मेंबर कौमी असम्बली हैं, चाहें तो 100 बार मुलाकात करें, स्पीकर का ऑफिस अपने मेंबरान के लिए हाजिर है। उनकी इस चीज़ के ऊपर तो हम नहीं कोई डाउट कर सकते या वो कह सकते हैं कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल ये देखना होगा कि पीटीआई के कैंप को इस बारे में इल्म है या नहीं। खबर को लेके जा रहे हैं, पूरी उम्मीद खुश नहीं, मेरा खबर कोई नहीं था। असल में स्पीकर साहब से मिलना था और आज वो काफ़ी मसरूफ़ रहे हैं, मुलाकात नहीं। यार खुदा का खौफ करो ना, अब स्पीकर के साथ मिलना भी जो है बताना। हम पूछ रहे ना, खैरियत से कोई बीमारी की दरख्वास्त देने आए थे, छुट्टी की दरख्वास्त देने आए थे, क्या चक्कर है? कोई नहीं कोई दरख्वास्त पहन के आए हुए हैं आप, मतलब टाई शाई जबरदस्त है। हमने कहा चाय के लिए शायद आपको बुलाया। अच्छा सर, ख्वाजा आसिफ के साथ मुलाकात के बाद पार्टी में बड़ी बातें हुई थी आपके खिलाफ, क्या आज भी इस तरह की बातें तो नहीं हुई? आप स्पीकर से मिलने आए हैं यार, ये तुम लोगों को क्या हो गया है? फिर बात ही नहीं करेंगे आपके साथ अगर आप इतनी तंग नजर रखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और भी हो रही हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केसेस से मुतालिक क्या हो रहा है वो सिचुएशन आपके सामने रखनी है, क्योंकि आज पहला नतीजा मौसूल हुआ है इजाफी जजेस को तैनात करने का। और बल्कि वो बैरिस्टर गौहर का वो क्लिप रह जाएगा, फिर वो मैं भूल जाऊंगा, वो अभी सुना देता हूँ पहले आपको। बैरिस्टर गौहर की जो हालिया मुलाकात है उसके बारे में उनसे इतने क्वेश्चंस हो रहे हैं, इतने उनसे पूछा जा रहा है कि भाई ये मुलाकात, आप तो कोई सिक्योरिटी के माहिर नहीं है, तो फिर आपसे मुलाकात किस चक्कर में हुई और क्या ये शेड्यूल थी, क्या आपकी ख्वाहिश पे हुई? आज सहाफ़ियों से आमना सामना हुआ तो उनसे बार बार ये क्वेश्चन हो रहे थे, तो वो किस तरह से जवाब दे रहे थे। ज़रा छोटा सा ये क्लिप आप सुन लीजिए, फिर वापस आइए आपको डिटेल बताता हूँ। बैरिस्टर खान साहब ने जो ये एक मुलाकात जितने दिल पे लिया है ना, बैरिस्टर गौर साहब, आज मैंने इसलिए ट्वीट में भी लेकिन सर आप मैंने कहा लीव इट फॉर अ व्हाइल नाउ। लेकिन सर आपने उनसे दरखास्त की थी, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। शेड्यूल थी या नहीं थी? देखो मुलाकातें होती हैं, मुलाकात हो गई तो क्या फ़र्क पड़ा है? नहीं, आपको नहीं पड़ा कि कई हलकों को पड़ा है फ़र्क? नहीं, कई हलकों को फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ये मुलाकात मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन मुलाकात को कुछ लोगों ने दिल पे बहुत ज़्यादा लिया है। लेकिन लोग कहते हैं बैरिस्टर गौहर कोई नेशनल सिक्योरिटी के माहिर तो नहीं है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारी सूबे का ताल्लुक है, हमारे साथ अलायंस भी पार्टी है। कहाँ मुलाकात हुई, कौन कौन था, क्या क्या बातें लॉ एंड ऑर्डर? मुलाकात हुई है, पेशावर में हुई है और उसमें मुलाकात हुई है। सर एक सवाल। चले ठीक ठीक है, समझ गया। तो बैरिस्टर गौहर की हल्की फुल्की सी स्माइल के साथ साथ ये कहना कि भाई कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं है, जो भी है यही है, अल्लाह करे यही कामयाब हो जाए, ये बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। मेरे अपने ज़ाती नॉलेज में कुछ चीज़ें हैं जिनको ऑफ द रिकॉर्ड ही रखा जा सकता है, लेकिन किसी हद तक मैं आपको ये बता सकता हूँ कन्फर्म मालूमात की बुनियाद पर, ये कोई अपनी एजम्पशन मैं आपके सामने नहीं रख रहा, मालूमात की बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ कि ये मुलाकात जिसके बारे में इतना चर्चा हो रहा है ये बहुत अच्छी मुलाकात थी और फर्दर भी ये मुलाकातें जारी रहेंगी और शायद फिर आपको पता ना चले, लेकिन ये कंटिन्यू रहेंगी और इन्हीं में शायद कोई ना कोई ब्रेक थ्रू आपको देखने या सुनने को मिले किसी और स्टेज पे जाके। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मुनासिब वक्त पे कुछ और तफसीलात आपके सामने शेयर कर दूंगा। अब आ जाइए ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है इस टाइम 2 केसेस आने हैं इमरान खान से मुतालिक। एक तो अलकादर ट्रस्ट केस की अपील आनी है, उसको फ़िलहाल ज़रा साइड पर रख दे क्योंकि वो तो अभी अपील दायर ही नहीं हुई। एक केस है, मैंने 2-3 दिन पहले के व्लॉग में भी आपको बताया है कि जो तोशाखाना 2 केस है जिसका ट्रायल इस वक्त चल रहा है अडयाला जेल में, वो भी दूसरा केस है जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा दी जा सकती है। लेकिन मीनवाइल उस केस में बरियत की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ चुकी है कि जनाब ये केस बनता ही नहीं है, इसमें बरी कर दिया जाए। तो जब वो दरख्वास्त आई तो वो फिक्स हुई जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास। उस पर कुछ एतराज़ात लगे, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने उसकी इब्तदाई तौर पे समाअत की और एतराज़ात दूर करके उसको दोबारा फिक्स करने की हिदायत की गई। इसी दौरान अब चूँकि 2 एडिशनल जजेस आ चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक एडिशनल जज जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब के सामने वो केस मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास पहले वो केस था, लेकिन अभी वो चला गया नए जज साहब के पास। और आपको याद होगा कि जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को इसी तोशाखाना 2 केस में ना सिर्फ ज़मानत दी थी, बल्कि इस फैसले में कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए थे जिसने इस पूरे केस को हिलाकर रख दिया था।
और अब अगर बरियत की दरख्वास्त भी वो सुनते तो 100% ये यकीनी था कि ये केस फारिग हो जाना था। बेशक अडयाला जेल की 4 दीवारी में वो ट्रायल चल रहा होता, लेकिन यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये केस फारिग हो जाना था और फिर वो ट्रायल भी रुक जाता। बहरहाल अब ये आ गया है नए जज साहब के पास, देखते हैं इसको किस तरह से वो डील करते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 मुस्तकिल जजेस, 8 नहीं 7 कर सकते हैं, चीफ जस्टिस तो खुद है ना उसमें, 7 बाकी जजेस को नज़रअंदाज करके 9वें या 10वें नंबर के एडिशनल जज साहब के सामने ये केस मुकर्रर कर देना, ये इंडिकेट कर रहा है कि 190 मिलियन पाउंड की जब अपील आएगी वो भी शायद इन 2 जजेस में से ही किसी एक के पास जाएगी, या फिर चीफ जस्टिस साहब खुद और साथ एडिशनल जो 9वें या 10वें नंबर के जो जज साहब हैं उनके सामने ये अपीलें मुकर्रर होंगी, और बाकी जो 7 जजेस हैं अब शायद इमरान खान से मुताल्लिक केसेस उनके पास ना जाएं। तो इस सूरत में पीटीआई के लॉयर्स को, इमरान खान को कोई ना कोई स्ट्रैटेजी नई बनानी होगी, अदरवाइज़ यहाँ पर ये खेल बहुत लंबा हो जाएगा और ये चलता रहेगा फिर इसी तरह सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, ये इस तरह मामला बहुत देर तक चलेगा। आज की एक और सबसे अहम और बड़ी खबर जिसके ऊपर इस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है और अभी और आने वाले दिनों में होगी, वो है मलिक रियाज साहब के हवाले से। आपको पता है कि मलिक रियाज ने इमरान खान के ख़िलाफ़ अलकादर ट्रस्ट केस में गवाही देने से इनकार कर दिया और इसका इजहार उन्होंने ख़ुद एक ट्विटर पैगाम के ज़रिए या सोशल मीडिया पर किया कि जनाब मुझे इस तरह से मजबूर किया गया, या उन्होंने जो भी अपनी स्टोरी बताई, लेकिन मैं नहीं माना, ये उन्होंने बताया। उसके बाद एक लंबी खामोशी रही और फिर अभी जब अलकादर ट्रस्ट केस का फ़ैसला आ गया तो सब ने पूछा कि इमरान खान को तो सज़ा दे रहे हैं, लेकिन जो शरीक मुल्ज़िम है मलिक रियाज, उसकी ना तस्वीर, ना नाम, ना कोई उसका कोई आप जिक्र ही नहीं कर रहे। उसके बाद क्या हुआ कि जनाब नैब ने एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस रिलीज़ निकाली और पूरी एक चार्जशीट निकाली मलिक रियाज के अगेंस्ट, और ये भी बताया लोगों को कि वो जो दुबई में अपना नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं बहरिया टाउन का, उसमें इन्वेस्टमेंट ना की जाए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में आएगा। जिसके बाद आज मलिक रियाज ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसके ऊपर मीडिया में चाहते ना चाहते डिस्कशन हो रही है। यानी मीडिया अमूमन मलिक रियाज के मामले को लेकर बड़ा मोहतात रहता है फॉर सम रीजंस, आपको पता है बहुत अच्छे से, लेकिन मैंने कुछ चैनल्स के ऊपर उनकी तस्वीर देखी हैं, नैब की प्रॉपर प्रेस रिलीज़ देखी है जो उनको चार्जशीट कर रही है। एनी हाउ मलिक रियाज ने जो आज बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि मेरा कल भी ये फैसला था, आज भी ये फैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। अब ये बड़ा क्लियर है कि वो कौन सी गवाही के बारे में बात कर रहे हैं या किस बारे में वो कह रहे हैं, और उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि नैब का आज का बेसरोपा जो एक पैगाम है या प्रेस रिलीज़ है, ये दरअसल ब्लैकमेलिंग का नया मुतालबा है। और वो कह रहे हैं कि मैं जब्त कर रहा हूँ लेकिन दिल में एक तूफ़ान लिए बैठा हूँ, और अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 35-40 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। ये मलिक रियाज की एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ये बता रही है कि अगर उनको, वो ये कह रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वो बता रहे हैं कि मेरे पास भी 35-40 साल का पूरा डाटा महफूज है। तो मलिक रियाज ऐसे ही तो नहीं सबको नवाजता रहा, जिसको नवाजा होगा उसके बारे में कुछ ना कुछ सबूत तो रखे होंगे उन्होंने पास कि जनाब कोई मेरे खिलाफ अगर आएगा तो फिर ये रहे सबूत। आपको पता है पिछले कुछ टाइम पे वो डॉक्यूमेंट्स लीक आउट होना शुरू हुए थे, किसने कहाँ पे क्या क्या प्लॉट्स लिए, मुझे नहीं पता वो ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन ऑब्वियसली ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें उनके पास होंगी। और वो जिस तरह से बता रहे हैं कि मैं जब्त किए बैठा हूँ, लेकिन ये ना हो कि ये बंद टूट जाए तो फिर सबके राज जो है वो अफशा होंगे। अब पता नहीं ये खाली धमकी है या ऐसा सच में कुछ होगा, लेकिन सबूत लीक हो सकते हैं कहीं ना कहीं से। एनीहाउ आज इमरान खान ने अडयाला जेल में, आपको पता है 9 मई का केस था GHQ हमला केस, उसकी आज समाअत थी। इस दौरान एक बड़े लंबे अरसे के बाद, यानी 9 मई के बाद छोड़ जाने वाले जितने भी उनके लोग हैं उनमें से पहले शख्स की आज एक तरह से वापसी हुई है, और वो है मुसर्रत जमशेद चीमा। इस बारे में कोई क्लियर अभी पार्टी की जानिब से डायरेक्शन नहीं आई या किसी ने बराह रास्त ऐसा हमें नहीं बताया, लेकिन मुसर्रत जमशेद चीमा ने ये दावा किया है, बल्कि मीडिया के ऊपर आके उन्होंने गुफ्तगू भी की है कि इमरान खान ने उन्हें बुशरा बीबी का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसर्रत जमशेद चीमा ने 9 मई के बाद पार्टी छोड़ी, मुश्किल हालात में छोड़ी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो छोड़ने के पहले बाद में हर स्टेज पे लॉयल रहे, बल्कि इवन वो बाद में अभी रिसेंट एक बार फिर गिरफ़्तार हुई, एहतजाज में शिरकत करते हुए वो गिरफ़्तार हुई, और जिन हालात से वो गुजरी हैं वो एक लंबी डिटेल है, कभी वक्त हुआ तो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इमरान खान को बहरहाल इन चीज़ों का सारी चीज़ों का पता है।
तो उन्होंने मुनासिब समझा और उन्हें ये जिम्मेदारी दी है एज़ पर मुसर्रत जमशेद चीमा। शायद इसकी बाद में पार्टी की सतह पर भी कोई वजाहत आ जाए या तफसील इसकी शेयर कर दी जाए, लेकिन एज़ इफ़ नाउ अकॉर्डिंग टू मुसर्रत जमशेद चीमा आज उन्हें इमरान खान ने बुशरा बीबी का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। दैट मीन के मिशाल यूसुफजई जो हैं वो उनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। लेकिन मीनवाइल कहीं पे मैंने स्टेटमेंट देखा है मिशाल यूसुफजई का भी कि मुझे रिप्लेस नहीं किया, उनको बस मेरे साथ ऐड ऑन कर दिया गया। तो ये जब पार्टी की जानिब से ऑफिशियल कन्फर्मेशन आ जाएगी तो मैं फ़र्दर डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। आखिरी खबर जाते जाते ये कि सोशल मीडिया अब जिस तरह से एक बातें हो रही है ना कि ये कंट्रोल से बाहर है, हालांकि हुकूमत ने इसको हर तरह से कोशिश की कंट्रोल करने की, लेकिन आज एक नया बिल जो है वो ऐवान में पेश कर दिया गया है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए या इसके मवाद को कंट्रोल करने के लिए, जिसको पीका एक्ट में तरमीमी बिल का नाम दिया गया है। जब भी कुछ होता है इस पीका एक्ट में तरमीम करके मज़ीद सज़ाएँ सख्त कर दी जाती है। कुछ भी होता है पीका एक्ट में तरमीम कर दो। तो पीका एक्ट में इतनी तरामीम हो चुकी हैं तो अब तो बस ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया एंड पे बस खाली ऊ के इस्तेमाल के लिए रह जाएगा। लोग बस ऊ करते रहेंगे वहाँ पे, और करने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से टाइटन किया जा रहा है सोशल मीडिया को या बोलने वाले लोगों को, वो तो यही इंडिकेट कर रहा है। लेट्स सी, अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।